हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचिंत्या। और मेरा नाम है अनु चौधरी। तो आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपना नाम आज रिवील क्यों किया। सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल हु आर वाचिंग दिस, एंड दैट इज़ दैट आई हैव क्लियर्ड CDS 2023 एग्ज़ाम, जिसका रिजल्ट भी रिसेंटली ही डिक्लेयर हुआ है ऑन 3rd of September। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग ऑफ दिस CDS एग्ज़ाम इज़ दैट कि मैंने कॉलेज में ही CDS की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। एंड in further video, I'm gonna tell you about my strategy, what I have done for this exam. But first of all, congratulations to all who have cleared this. और जिनका नहीं हुआ है, just introspect yourself. So introspection होता क्या है, इस वीडियो में हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं। और दूसरा, जिन लोगों को कॉलेज के साथ या वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उसी के साथ में CDS की प्रिपरेशन करनी है बिल्कुल स्क्रैच से, आई विल शेयर माई स्ट्रैटेजी विद यू एंड यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं लेके आई हूँ वो स्ट्रैटेजी जो मैंने भी फॉलो की थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज। और जस्ट बिलीव मी फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी से आपका CDS एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं आपकी सेल्फ स्टडी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोस्पेक्शन, जिसकी बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी की थी। तो बहुत लोग बोल देते हैं कि भाई इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो। तो ये इंट्रोस्पेक्शन होता क्या है आखिर, और कैसे कोई इंसान खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है। सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि कोई इंसान अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को पहचान ले। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है कि भाई कोई इंसान अपनी जो पर्सनल वीकनेस है उन्हें कैसे कोई इंसान पहचान सकता है और कैसे वो ओवरकम हो सकती हैं। मैंने जो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया था, मेरा हमेशा ये होता था कि मैं कोई खाली जगह ढूंढती थी जब मैं हॉस्टल में भी थी, या फिर कोई खाली रूम होता था तो मैं वहाँ पे बैठती थी और मैं खुद के बारे में सोचती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैंने ये किया तो इससे क्या फ़ायदा होगा, और मैंने अगर ये नहीं किया तो इससे क्या नुकसान हो सकता है। और वेन एवर आई वॉज विद माई फैमिली, तो मैं अपने पेरेंट्स से पूछती थी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मेरे बारे में पसंद नहीं है, या फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनमें मैं इम्प्रूवमेंट लेके आ सकती हूँ, जिससे कि मेरी रोज़ की बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो मैंने ये बहुत बार किया है कि मैं अकेले रूम में बैठी हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद की पर्सनैलिटी के बारे में सोची हैं, और फिर वहाँ से फाइंड आउट किया है कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं। सेम मैंने पेरेंट्स के साथ भी किया है कि मैंने उनसे भी पूछा है कि मेरे अंदर क्या आप लोगों को ऐसी चीज़ें लगती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स ने भी इसमें बहुत हेल्प की है। फिर जब आपको पता चल गया कि भाई आपके अंदर क्या वीक पॉइंट्स हैं, तो उन्हें ऐसे छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, वरना इंट्रोस्पेक्शन का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। उन पे काम करना है। सिंपली हम अपने वीक पॉइंट्स ढूंढ ही इसलिए रहे हैं कि उन्हें हम अपने अंदर से निकाल सकें। सो वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स। और इंट्रोस्पेक्शन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है, जो मैंने पर्सनली फील किया है, कि इससे आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलती है। सो इफ़ यू वांट टू मैनेज योर टाइम वेल, प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। और इंट्रोस्पेक्शन का सबसे अच्छा एक बेस जो हम बोल सकते हैं वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन रियली हेल्प्स इन इंट्रोस्पेक्शन, जो कि मैंने भी किया है। चलिए, तो अब हमारा इंट्रोस्पेक्शन भी हो गया, कुछ हमारे अंदर बुरी आदतें थी वो हमने छोड़ दी, फाइनली हमने अपने आप को पहचान लिया। अब ये बात आती है कि भाई कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। और सबसे बड़ी बात, इस एग्ज़ाम को अगर आप लोगों को क्रैक करना है तो पढ़ने से ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम सभी जानते ही हैं कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर हम लोग सारा पढ़ने के लिए सोचेंगे तो बस फिर हो गया काम। ठीक है, तो ये नहीं हम लोगों को देखना है। हम लोगों को देखना है कि क्या हमें पढ़ना है, क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं, और कहाँ हमारा सबसे ज़्यादा स्कोर हो रहा है, कहाँ पे हम सबसे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। यहाँ पर एक लिस्ट है जहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के एवरेज क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता रहा है, अगर हम एवरेज क्वेश्चंस की बात करें, तो वो हमारी इंडियन पॉलिटी रही है, जो कि बहुत ही स्कोरिंग रही है अभी तक। और मैं समझती हूँ कि हर स्टूडेंट के लिए हु इज़ एमिंग फॉर CDS, पॉलिटी इज़ मस्ट। ठीक है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता है, पॉलिटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारा आता है ज्योग्राफी। इसमें भी एवरेज क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, 3 से 17 क्वेश्चंस हर बार इसमें आते ही आते हैं। और फिर इकोनॉमिक्स हो गया हमारा, देन हिस्ट्री, और सबसे मेजर पार्ट जो आता है एग्ज़ाम के अंदर वो है हमारी साइंस। साइंस पर्सनली मेरे लिए एक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है हमेशा से ही, क्योंकि आई एम अ लिटिल बिट गुड एट साइंस पोर्शन। सो अगर हम एवरेज क्वेश्चंस लगाएं तो 30 से 32 क्वेश्चन हर बार CDS में साइंस के आते ही आते हैं। फिर हमारी करंट अफेयर्स हो जाती हैं, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस जो हमेशा आते ही आते हैं वो रहे हमारे डिफेंस, स्पोर्ट्स रिलेटेड, और
लास्ट पार्ट एनवायरनमेंट। तो ये कुछ एवरेज क्वेश्चंस का पार्ट था जो कि हर बार सीडीएस में आते ही आते हैं। अब हमारे आते हैं सोर्सेज कि हर सब्जेक्ट के लिए सोर्सेज क्या हो सकते हैं। हम लोगों ने ये जान लिया कि इंट्रोस्पेक्ट कैसे करना है खुद को, फिर हम लोगों ने सिलेबस देख लिया, फिर हम लोगों ने देखा कि एवरेज क्वेश्चंस कितने आते हैं। अब हम देखेंगे हर सब्जेक्ट के सोर्सेज क्या क्या हैं और मैंने क्या किया था पर्सनली, ठीक है। सो पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, जेन्युइनली मैंने सारे टॉपिक यूट्यूब से ही कवर किए हैं। आई नेवर रेड लक्ष्मीकांत, ठीक है, बट मैंने मॉक्स बहुत लगाए थे। मॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे कि टाइम टू टाइम आपको आपका रिफ्लेक्शन मिलता रहेगा कि क्या सही में आप पढ़ रहे हैं, क्या सही में आप जो पढ़ रहे हैं वो पेपर में आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैंने पर्सनली सारे टॉपिक्स यूट्यूब से ही कवर किए थे। मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं या आपने थोड़ी बहुत पढ़ भी ली है, देन यू कैन श्योरली गो टू दैट। बट मॉक्स आर मस्ट, टाइम टू टाइम मॉक्स लगाने हैं, इट विल हेल्प यू अ लॉट। फिर हमारा आता है ज्योग्राफी, सेकंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसमें भी सिंपल जो मेरा फंडा रहा था वो मॉक्स तो मैंने लगाए ही थे, ठीक है। बाकी दो बुक हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, एक हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट की बुक और दूसरा है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये दोनों बुक्स लाइन बाय लाइन पढ़नी है आपको। ये मैंने भी पढ़ी वाइल आई वाज प्रिपेयरिंग और बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। और सबसे अच्छी बात है इन बुक्स की कि ये बहुत ही सस्ती आती हैं। एनसीईआरटी की बुक्स हैं यार, पढ़ लो, ऑनलाइन मंगवाओ एंड स्टार्ट विद दीज बुक्स। फिर हमारा आता है इकोनॉमिक्स का पोर्शन। मैंने जो पर्सनली किया था यूट्यूब से बेसिक्स मैंने कंप्लीट किए थे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है इकोनॉमिक्स के अंदर वो होता है कि जो भी अभी करंट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में चल रही हैं या फिर इकोनॉमी में चल रही हैं, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा ही उससे रिलेटेड होता है। या फिर कोई नई गवर्नमेंट स्कीम आई है उसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कोई अगर नई डेवलपमेंट चल रही है तो उसका भी क्वेश्चन हमें एग्जाम के अंदर देखने मिल सकता है। या फिर जो एग्जाम के अंदर अगर हम पर्टिकुलर थ्योरी की बात करें तो वो सिर्फ बेसिक से क्वेश्चन आता है। तो आपको ध्यान रखना है नई गवर्नमेंट स्कीम्स का, कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, उनको लॉन्च किस मिनिस्ट्री ने किया है और कितने टाइम के लिए है, एंड वो स्कीम पर्टिकुलर किसके लिए है, ठीक है। ये सब उसके अंदर ध्यान रखना है कि कितने पैसे बजट में उसके लिए एलोकेट हुए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फिर हमारी आती है हिस्ट्री और ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सब्जेक्ट रहा है और बिल्कुल इसमें इतना वास्ट सिलेबस हो जाता है हिस्ट्री का कि बिल्कुल समझ नहीं आता है कि कहाँ से क्या आएगा। ये मेरे लिए भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सब्जेक्ट रहा है और मैंने कहाँ से स्टार्टिंग की थी कि थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए, तो मैंने स्टार्टिंग की थी कि मैंने पहले मॉडर्न हिस्ट्रीज के अंदर कंप्लीट की थी। सबसे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्रीज में कंप्लीट की थी क्योंकि मैं एक बीटेक स्टूडेंट रही हूँ, तो एक टेक्निकल स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा टफ होता है और तो मैंने थोड़ा सा उसका लोड मेरे ऊपर कम पड़े तो मैंने पहले मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्टिंग करी, फिर मैंने मेडिवल हिस्ट्री की। मैंने एंशियंट हिस्ट्री आज तक नहीं पढ़ी है और मैंने जितना पढ़ा है उतना मुझे अच्छे से आता भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी होगी या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। तो अपना अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है। तो मेरा हिस्ट्री का रहा है कि मैंने सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की, फिर मैंने मेडिवल हिस्ट्री की थी और व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग तो मैंने ये तीनों बुक्स भी पढ़ी थी। थीम्स हैं, 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये तीनों बुक्स मैंने पढ़ी थी क्योंकि जब एक स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा होता है तो वो सोचता है कि भाई कुछ नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है। एंड सेम आई हैव डन, आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। सो ये तीनों थीम्स भी मैंने पढ़ी हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक हैं। और हिस्ट्री के साथ मेरा रहा है कि जब मेरा मूड सबसे अच्छा होता था तब मैं हिस्ट्री लेके बैठती थी क्योंकि वही एक ऐसा टाइम होता था जब मैं हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ पाती थी, ठीक है। सबका अपना अपना एक अलग ओपिनियन है, अपने अपने अलग इंटरेस्ट हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री सच में बहुत पसंद है तो आप पूरा इसका पढ़ सकते हैं। फिर आती है हमारी साइंस और ये मेरा मोस्ट फेवरेट और मोस्ट स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है शुरू से ही। तो मैंने 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी को थोरोली कवर किया था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, लाइन बाय लाइन पढ़ा था। इवन जो बॉक्स में वो एग्जाम्पल्स होता है ना, वो भी बहुत अच्छे से पढ़े थे क्योंकि यहाँ से ही सारे क्वेश्चन, मोस्टली सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं एनसीईआरटी से ही, सीडीएस के एग्जाम के अंदर। यू विल ऑल्सो गो टू 9th and 10th क्लास एनसीईआरटीज एंड प्रिपेयर वेल फॉर सीडीएस।
तो ये तो रहा हमारा मेन सब्जेक्ट के सिलेबस का पार्ट। ठीक, अब इसके बाद मेरी एक पर्सनल स्ट्रेटजी होती थी कि मैंने टाइम टू टाइम पे जितना भी सिलेबस पढ़ लिया है, लाइक सबसे पहले जो स्लॉट रहा मेरा 25 to 30% मैंने सिलेबस पढ़ लिया है। तो मैंने किया कि मैं गई PYQs पे और जितना सिलेबस मैंने पढ़ा है मैंने उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए। तो उससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व किए, तो उससे मुझे एक आइडिया हो गया कि हाँ जो मैं पढ़ रही हूँ क्या वो सही है, और जो मैंने पढ़ा है क्या मुझे सच में वो पेपर के टाइम पे याद भी आ रहा है या नहीं, या फिर हवाइयों में ही बातें चल रही हैं सारी। तो इस प्रोसेस से मुझे बहुत हेल्प मिली और यही सेम प्रोसेस मैंने रिपीट किया जब तक मेरा 100% सिलेबस नहीं हो गया। तो मेरा 25% सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया तो मैंने 3-4 PYQs उठाए और देखे कि हाँ भाई सही में सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। फिर मेरा 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैंने फिर से PYQs उठा लिए और वो सॉल्व किए, फिर देखा कि हाँ ये सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और इससे क्या होगा कि इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो सही है, कहाँ क्या मिस्टेक्स हो रही हैं और क्या पॉइंट्स मुझे पढ़ने हैं, कितना डीपली मुझे और पढ़ना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि भाई आपके जो वीक पार्ट्स होंगे ना वो आपको हर बार रिफ्लेक्ट होते रहेंगे, जिससे कि आप उन पे काम कर सकते हैं, फाइनली उन्हें ओवरकम भी कर सकते हैं। अब आता है करंट अफेयर्स का पार्ट। तो यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर चैनल फॉर वीकली करंट अफेयर्स, और मैंने ये अभी स्टार्ट किया है जहाँ पे आपको सारी डिफेंस न्यूज़ और सारी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट्स और भी कोई अगर मेजर डेवलपमेंट हो रही है विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, आई विल ट्राई टू कवर दैट। ओके, और सबसे बेस्ट जो हमारा इसके लिए सोर्स रहता है वो ऑलवेज PIB रहता है, क्योंकि मैंने भी यहाँ से बहुत पढ़ाई करी है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप न्यूज़पेपर को भी प्रेफर कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ी हेल्प क्या होगी कि आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आपकी रीडिंग स्किल्स और आपकी वोकैब दोनों यहाँ से अच्छी हो जाएगी। फिर हमारा आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर CDS एग्जाम, दैट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है? इट विल रियली हेल्प यू टू क्लियर योर एग्जाम। इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि इंग्लिश के बिना शायद एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि GS का पेपर ऐसा होता है कि इट इज़ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पेपर। अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है CDS का, उसके अंदर आप हिस्ट्री उठा के देखना, मतलब उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे। इवन जो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे वो मैंने भी नहीं पढ़े थे। तो GS को हमेशा ये बोलते हैं कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पार्ट होता है। सो इंग्लिश ही एक ऐसा पार्ट है एग्ज़ाम का जो कि बहुत ही हेल्पिंग है आपके इस एग्ज़ाम में कि आप इसे क्लियर कर सकते हैं इफ़ यू आर फॉलोइंग रीडिंग ऑन डेली बेसिस एंड प्रैक्टिस ऑल्सो। और इसमें भी PYQs तो मेजर रोल प्ले करने वाले हैं आपके हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, नॉट ओनली CDS। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें PYQs तो मस्ट होते ही होते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने एक बुक है SP बख्शी जिससे बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी, और इस बुक के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि नहीं हैं, वो फाइनली मैंने पढ़े थे प्लिंथ टू पैरामाउंट से। और मैं ये बोल सकती हूँ कि प्लिंथ टू पैरामाउंट एक बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। मॉक्स लगाने हैं, PYQs लगाने हैं, और फाइनली अगर आपने ये सब फॉलो किया तो आप इस स्टेट में होंगे कि यू विल क्लियर द एग्ज़ाम। अब बहुत सारी बातें पढ़ाई की तो हो चुकी हैं, अब अपार्ट फ्रॉम स्टडी आपको क्या क्या रोज देखना है, क्या क्या रोज फॉलो करना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सबसे पहले इसमें आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शुड बी इन योर डेली रूटीन। ये एक ऐसा पार्ट है जिससे यू विल फील रिफ्रेश। और अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें रिफ्रेशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मेडिटेशन ऑन डेली बेसिस, और अगर डेली भी नहीं हो रहा है तो वीक में 4 दिन आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है। थर्ड वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज आई फॉलो दिस। आई रियली डू बिलीव इन गॉड। मुझे भगवान पे बहुत विश्वास है, और मैं पूजा पाठ में भी बहुत विश्वास रखती हूँ शुरू से ही। तो पूजा पाठ का एक प्रोसेस जो होता है वो मुझे मेंटली स्ट्रांग रखता है और मुझे काम रखने में भी बहुत हेल्प करता है। एंड यू मस्ट हैव अ हॉबी जिसको टाइम टू टाइम आपको फॉलो करना चाहिए। इट विल रियली इम्प्रूव योर थॉट प्रोसेस। और इसके बाद हमारा आता है फैमिली टाइम। अपने फैमिली के साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, और उनसे शेयर कीजिए कि आज आपने क्या पढ़ा और आपने क्या अचीव किया। दे विल बी रियली प्राउड ऑफ यू। फिर हमारा आता है फ्रेंड्स टाइम। थोड़ा सा बाहर जाओ, घूमो फिरो, दोस्तों को टाइम दो, मस्ती मारो, चिल करो। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। इफ़ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स CDS, और डेफिनेटली यू आर
डिफेंस एस्पिरेंट, तो एक प्रॉपर शेड्यूल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर शेड्यूल. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्दी फूड. हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी रहो. और जैसे मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, वन डे श्योरली यू विल ऑल्सो डू दिस. तो इसी नोट के साथ